हाँ जी विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बायोन पर। प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं मनोविज्ञान विषय की। जो भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी इस वीडियो को क्लिक किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं रीट एग्जाम को टारगेट करके। मेरे द्वारा जो ये एक मनोविज्ञान विषय की सीरीज है, ये चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वर्तमान में, वो समायोजन की युक्तियाँ, या ये कह दीजिए मनोरचनाएँ। समायोजन की मनोरचनाएँ जो है वो हम पढ़ रहे हैं, और इन्हीं मनोरचनाओं के अंतर्गत समायोजन से संबंधित 2 वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, ताकि आपको समायोजन टॉपिक को समझने में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, एक बेसिक नॉलेज, आपकी आधारभूत नॉलेज आपको मिल जाए, तब आगे की वीडियो को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में शायद अपन ने 7 मनोरचनाओं का अध्ययन कर लिया था, और आज जो है विद्यार्थियों अपन 8वीं मनोरचना का अध्ययन करते हैं। हाँ, तो अपनी 8वीं जो मनोरचना है विद्यार्थियों, वो है दमन। आज हम दमन की बात कर रहे हैं। 8 नंबर पे दमन लिखेंगे विद्यार्थियों, और 9 नंबर पे शमन लिखेंगे, क्योंकि दोनों को हम साथ में ही समझेंगे। दोनों मनोरचनाएं जो है एक साथ ही समझेंगे। नाम भी थोड़े से एक जैसे लगते हैं, दमन शमन, है ना। तो देखिए, एक एक को समझते हैं। सबसे पहले दमन की बात करते हैं कि एक्चुअल में दमन क्या है। हम बहुत बार बोलते हैं कि हमने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया, है ना। हमने किसी व्यक्ति पर क्रोधवश अपनी बातें कही, और अपनी जो इच्छाएं थी वो हमने प्रकट कर दी उस व्यक्ति के सामने, और उस व्यक्ति ने हमारी बातें सुन करके क्रोध प्रकट नहीं किया, बल्कि अपने क्रोध का क्या कर लिया, दमन कर लिया। तो हम बहुत बार ऐसे शब्द को काम में लेते हैं, दमन को। हालांकि कुछ चीज़ें जो है वो शमन में भी आएगी, लेकिन हम क्या है, एक एक ही शब्द यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में, और उसको हम दमन बोलते हैं। तो दोनों में अंतर, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए, दमन क्या होता है। दमन का मतलब है कि जब हम बलपूर्वक, है ना, अब बलपूर्वक हम जब अपनी इच्छाओं को भुला देते हैं या समाप्त कर देते हैं विद्यार्थियों, तो उसको जो है दमन कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर अपन समन की बात करें, तो समन में क्या है कि बलपूर्वक नहीं भुलाते हैं, बल्कि ऐसी घटनाएं समन में शामिल होती है जो धीरे धीरे अपने आप हम उन घटनाओं को भूल जाते हैं। ठीक है ना, उसको हम शमन बोलते हैं। यानी कि समन भी है तो एक प्रकार का दमन ही है ना, दमन का ही प्रकार है शमन। लेकिन समन के अंदर क्या होता है कि दमन को जो है विद्यार्थियों, दमन का शांतिपूर्वक, अगर हमारी जो इच्छाएं हैं उनका शांतिपूर्वक अगर दमन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, शमन कहलाता है। शमन शब्द के लिए एक लाइन आपके लिए उपयुक्त है कि जब हमारी इच्छाओं का, या ऐसी इच्छाएं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनका जब हम शांतिपूर्वक दमन कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, शमन कहलाता है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आया दमन में और शमन में। अब एग्जाम्पल जब अपन लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसमें पहले तो लिखें आप, दमन का मतलब कोई भी इच्छा, कोई भी इच्छा का बलपूर्वक, बलपूर्वक, कोई भी इच्छा है व्यक्ति की, उसको बलपूर्वक अगर वो क्या कर देता है, उस इच्छा को बलपूर्वक भुला देता है। किसी भी इच्छा को बलपूर्वक भुला देना ही क्या कहलाता है विद्यार्थियों, बलपूर्वक भुला देना ही दमन कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को विवाह करना है, उसके विवाह की उम्र हो गई है 22, 23, 24 साल, वो विवाह करना चाहता है। अब उसने किसी एक्ट्रेस को देखा टीवी में या सीरियल में, और वो चाहता है कि मैं उस एक्ट्रेस से विवाह करूं। मान लीजिए ऐश्वर्या राय से विवाह करने का वो सोचता है कि मेरे को तो ऐश्वर्या राय से विवाह करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्या राय का पहले से विवाह हो चुका है अभिषेक बच्चन के साथ में। ठीक है ना। और नहीं भी हुआ है तो एक अलग दर्जे पर या एक अलग मुकाम पर पहुंच चुकी है वो लेडीज। तो वो किसी आम व्यक्ति से तो विवाह नहीं करेगी, वो करेगी तो अपने बराबर के किसी टक्कर वाले व्यक्ति से विवाह करेगी, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति का विवाह किससे हो जाए, ऐश्वर्या राय से हो जाए। तो अब देखिए, अब सोच तो वो रहा है कि मैं ऐश्वर्या राय से विवाह करूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो वो अपनी इस इच्छा को क्या कर देता है, बलपूर्वक दबा देता है कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐश्वर्या राय से मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ, वो भी मुझसे विवाह क्यों करेगी।
ठीक है? या फिर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी फाइनेंशियली कंडीशन खराब है, ऐसी स्थिति नहीं है उसकी कि वो अपने शौक पूरे कर सके। जैसे मान लीजिए कि मेरी इच्छा है कि मुझे हवाई जहाज़ में सफ़र करना है। हवाई जहाज़ में सफ़र करना है, हवाई जहाज़ की तो टिकट बहुत महँगी है ना? यहाँ तो बाइक भी नहीं चला पा रहे हैं पेट्रोल डाल कर के, तो हवाई जहाज़ में क्या सफ़र करेंगे? तो मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं हवाई जहाज़ का सफ़र कर सकूँ, तो मैं भी अपनी इस इच्छा का क्या कर दूँगा, बलपूर्वक दमन कर दूँगा कि भैया अपने बस की बात नहीं है हवाई जहाज़ में सफ़र करना, छोड़ो अपने तो बाइक ही अच्छी है, बस अच्छी है, ट्रेन अच्छी है, हवाई जहाज़ तक अपन नहीं जाएँगे। तो मैंने क्या कर दिया, अपनी इच्छा का दमन कर दिया, बलपूर्वक उसको मैंने भुला दिया, तो उसको हम दमन बोलेंगे। या फिर मान लीजिए कि आपके एक एक दिन व्रत था आपके, आपने उपवास रखा, है ना? हनुमान जी का रखा, माता जी का रखा, किसी भी अपने इष्ट देव का आपने उपवास रखा और उस दिन आप मार्केट में गए और मार्केट में गए और आपको वहाँ पर पिचके वाला दिखा, पिचके वाला कह दीजिए या फिर पानी पतासा भी बोलते हैं कई जगह पर पानी पूरी कहते हैं, है ना? तो आपको पानी पूरी वाला, पिचके वाला दिखा, लेकिन फिर आपने सोचा कि अरे! मैं पिचके कैसे खा सकता हूँ? मेरे तो आज व्रत है, मेरे तो आज उपवास है, मैं व्रत है मेरे, तो मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ सकता, मैं इन पिचकों को या इन पानी पूरी को नहीं खा सकता। तो वहाँ पर भी उस व्यक्ति ने क्या किया है, अपनी इच्छा को बलपूर्वक दबा दिया है। इसीलिए जो है विद्यार्थियों, इस तरह की इच्छा क्या कहलाएगी? दमन कहलाएगी, जहाँ पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बलपूर्वक क्या कर देता है? दबा देता है। तो एग्ज़ाम्पल लिख लेना एक एक तो एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं अपन। हाँ, हवाई जहाज़ का सफ़र सफ़र करने के लिए पैसे ना होना, हवाई जहाज़ का सफ़र करने के लिए पैसे ना होना, फलस्वरूप फलस्वरूप इस इच्छा का इस इच्छा का दमन कर देना, ठीक है? ये हो गया। उसके अलावा विद्यार्थियों बात करें अभी अपने जैसे पानीपता से की बात की थी, तो व्रत या उपवास होने पर बाज़ार की वस्तुएँ ना खाना व व इस इच्छा को भुला देना, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा आपके दमन कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं शमन की। शमन में मैंने बताया कि इसको बलपूर्वक हम किसी चीज़ को हमारी इच्छा को भुलाते नहीं हैं, बल्कि वो जो घटना है, उस घटना को सोच विचार कर हम क्या है दिमाग से निकालने का प्रयास करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं विद्यार्थियों शमन कहते हैं। यानी कोई घटना हो गई है और फिर दिमाग से उसको निकालना है और व्यक्ति ये सोचता है कि चलो जो हुआ वो हो गया छोड़ो, क्यों फालतू में इस बात को लंबी खींची। तो ऐसा करके व्यक्ति जब क्या है कि उसको एकदम ईज़ी वे के अंदर कोई चीज़ को भूलने का प्रयास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शमन कहते हैं, यानी कि बलपूर्वक नहीं करता, बिल्कुल ईज़ी वे में भूलने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कोई दुखद घटना हो गई, घर में कोई व्यक्ति जो है या परिवार में रिश्तेदारियों के अंदर कोई व्यक्ति चला गया, एक्सपायर हो गया, तो उसकी याद आती है। अब इतनी जल्दी भूल तो नहीं सकते हैं, साथ में घूमे हैं, फिरे हैं, बड़े हुए हैं, साथ ही वो व्यक्ति रहा है, तो भूल पाना बड़ा मुश्किल है। तो अब व्यक्ति क्या करेगा? अब व्यक्ति दमन नहीं कर सकता है। अगर ऐसी अप्रिय घटना हो गई है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं बस फटाफट उसको भूल जाऊँ, क्योंकि मैं उसको याद करता हूँ तो मेरे को रोना आता है, मेरे को जो दुःख पहुँचता है, मुझे कष्ट होता है, तो मैं बस भूल जाऊँ बस फटाफट। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं सोचता अपने किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में, नहीं सोचता ना, तो वहाँ पर वो बलपूर्वक उसको भूलने की प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय कहते हैं ना ज़ख्म को भर देता है, समय अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े घावों को भर देता है, वो बात है, वो व्यक्ति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भूलने लगता है, अपने आप ही भूलने लगता है, नेचुरल प्रोसेस है ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शमन बोलेंगे, यानी कि वहाँ पर ज़बरदस्ती भूलने का प्रयास नहीं किया जा रहा। बल्कि समझा-बुझा कर कि चलो जो घटना थी वो घट गई, जाने वाला चला गया, अब उसके साथ में थोड़ी जाएँगे, है ना? आगे की ज़िंदगी है, बच्चों की ज़िंदगी है, घर-परिवार सँभालना है। ऐसे करके अपने आप को समझा-बुझा करके जब उस स्थिति से व्यक्ति निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शमन कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए इसके अलावा हम बात करें कि कोई दूध वाला है, मान लीजिए सुबह-सुबह दूध वाले से आपका झगड़ा हो गया। दूध वाले, अखबार वाले सुबह-सुबह आते हैं, तो सुबह-सुबह आप एकदम आपकी नींद रात को आप ढंग से सो नहीं पाए, आपको नींद नहीं आई अच्छे से और सुबह-सुबह जल्दी ही दूध वाले ने आपको उठा दिया और दूध वाले पे आप गुस्सा हो गए
किसी बात को लेकर के कि भाई दूध सही नहीं आ रहा है, दूध में मिलावट आ रही है, पानी आ रहा है ना, दूध में टेस्ट नहीं है, दूध फट जाता है, तो ऐसे करके आपकी उससे बहस हो गई। अब बहस हो गई तो बहस करने के बाद आपका मूड ऑफ हो गया सुबह सुबह, और सुबह सुबह मूड ऑफ हो जाता है जब, बड़ा बुरा लगता है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उस चीज़ को भूलने का प्रयास करेंगे, अपने आप को समझाएंगे, बुझाएंगे और ये कहेंगे कि चलो जो होना था वो हो गया, छोड़ो, अब दूध वाला ही तो है, कौन सा अपना रिश्तेदार है, नाराज़ हो गया तो हो गया, है ना, अपने क्यों अपना दिमाग खराब करें। ऐसा बोल करके आप उस घटना को भूलने का प्रयास करेंगे, है ना, बिल्कुल शांति से आप उसको भूलने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, शमन कहलाएगा। उसके अलावा अगर बात करें, कोई मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के अंदर मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी थी आपके पास में, वो टूट फूट हो गई, उसकी मोटरसाइकिल थी वो टूट गई, या साइकिल थी आपके पास वो टूट गई, तो भी आप वहाँ पर ये सोचेंगे ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि आप उस घटना को ऐसे सोच कर भूलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अपने किस्मत में गाड़ी थी नहीं, अपने पास गाड़ी पहले भी नहीं थी, अब ली है तो ये एक्सीडेंट हो गया, चलो छोड़ो, क्या है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से जब आप समझा बुझा करके किसी चीज़ को भूलने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, शमन कहलाता है। तो इसमें आप लिखेंगे किसी घटना जिसको सोच समझकर व्यक्ति दिमाग से निकालता है, तो लिखें आप इसमें, समझ में आपके आगे होंगे दोनों ही, समझ में लिखें आप, जब किसी जब किसी घटना को लेकर व्यक्ति सोच समझकर अपने मस्तिष्क से निकालने का प्रयास करता है, किसी यानी किसी यानी किसी इच्छा का शांति पूर्वक दमन ही शमन है। ठीक है, सह से समझा बुझाकर, ऐसे समझ लेना आप, सोच समझकर या समझा बुझाकर। तो सह से समन, सह से समझा बुझाकर, यानी समझा बुझाकर अपने दिमाग को जब हम शांति पूर्वक अपनी इच्छा का दमन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, शमन कहलाती है। ठीक है, तो शांति पूर्वक दमन ही क्या है, शमन है। एग्जाम्पल लिखेंगे, आप लिखेंगे किसी प्रिय व्यक्ति के देहांत के पश्चात, दोबारा लिख देते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति के देहांत के पश्चात धीरे धीरे इस अप्रिय घटना को चेतन से अचेतन मन में ले जाना। ठीक है, धीरे धीरे इस घटना को चेतन मन से कहाँ ले जाएगा व्यक्ति, अचेतन मन में लेके जाएगा। तो यही क्या कहलाएगी विद्यार्थियों, शमन हमें कहलाएगी। या फिर दूध वाले से, आप दूध वाले का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। दूध वाले से झगड़ा होने पर यह कहकर बात को भूलना कि जो होना था वो हो गया, अब छोड़ो। ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब छोड़ो। तो ऐसा व्यक्ति जब सोचता है तो वो क्या कहलाता है विद्यार्थियों, शमन कहलाता है। तो ये भी मनोरचनाएं हैं, मानसिक रूप से शांति खुद को मिले व्यक्ति को, इसीलिए जो है वो इन मनोरचनाओं का सहारा लेता है। तो लिख लीजिए आप इसको, फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए, 9 मनोरचनाएं होगी अपनी। अगली देखते हैं विद्यार्थियों, 10वें नंबर की मनोरचना। अगली जो मनोरचना है वो है विद्यार्थियों 10वें नंबर की, जिसको हम बोलेंगे
तार्कीकरण, तार्कीकरण कह दीजिए इसको। आप इसको बोलेंगे युक्तिकरण, युक्तिकरण भी बोल सकते हैं आप इसको, तार्किकरण, युक्तिकरण। आप इसको जो है औचित्य स्थापना भी कह सकते हैं, औचित्य स्थापन, ठीक है ना। ये इसके कुछ उपनाम हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तार्किकरण, युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। अब देखिए इसको समझिए आप कि इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो क्या करता है कि वस्तु में खोट बता देता है, और खोट बता करके अपने आप को क्या करता है, समायोजित करता है ना। जब व्यक्ति की कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है तो वो क्या निकालता है, युक्ति निकालता है। युक्ति, युक्ति मतलब क्या होता है, युक्ति का मतलब होता है विद्यार्थियों उपाय है। युक्ति का मतलब उपाय है। औचित्य है, औचित्य का मतलब स्वयं को सही सिद्ध करना। औचित्य, औचित्य का मतलब क्या है, स्वयं को सही सिद्ध करना, ठीक है ना, स्वयं को सही सिद्ध करना। और तार्किकरण का मतलब है तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क करना यानी कि तर्क देना। यानी कि आपसे कोई गलती हो गई, आपसे आपने कोई कार्य किया और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिली, तो लोग अब आपका उपहास उड़ाएंगे कि देखो ये कार्य करने चला था और इसे सफलता नहीं मिली, ये देखो ये टीचर की वैकेंसी की तैयारी करने चला था, इसने चैलेंज किया था कि मैं 2 साल में टीचर बन के दिखाऊंगा, है ना। बड़े बोल ना बोलिए, तो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, है ना। बाधाओं से कभी डरना नहीं चाहिए व्यक्ति को। तो यहाँ पर भी क्या है, तर्क वितर्क करेगा व्यक्ति। तर्क वितर्क करेगा मतलब कि ऐसा तर्क प्रस्तुत करेगा कि दूसरे लोगों को सही दिखाई दे वो, है ना। लोगों की नज़रों में गलत हो सकता है लेकिन उसकी नज़र में वो सही है, ऐसे तर्क देगा व्यक्ति। साथ में युक्ति निकालेगा यानी कि उपाय निकालेगा। उसने कोई, उसकी कोई इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो अब दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, या फिर ये अपने काम में जो है सफल नहीं हुआ है, असफल हो गया है, ऐसा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो क्या करेगा, कोई उपाय निकालेगा इसका। औचित्य स्थापन का मतलब है कि स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करेगा, स्वयं को सही दिखाने का प्रयास करेगा। समझ में आया आपके। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल दूंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आपने लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, लोमड़ी और अंगूरों वाली। लोमड़ी बगीचे में गई, उछल कूद मचाई, अंगूरों को खाने के लिए भूखी थी, लेकिन काफ़ी देर तक उछल कूद करने के बाद अंगूर उसके हाथ नहीं आए, तो लास्ट में हार मान ली और कह दिया कि अंगूर क्या है, अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे इन्हें नहीं खाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो लोमड़ी का जो लक्ष्य था विद्यार्थियों, वो अंगूरों को प्राप्त करना था, उसे अंगूर प्राप्त नहीं हुए, है ना। तो वो खुद कैसी साबित होगी, गलत साबित होगी, उस जगह असफलता मिली उसे। तो उसने एक उपाय निकाला, उसने एक युक्ति निकाली कि भाई मैं स्वयं को कैसे सिद्ध करूं, स्वयं को सही कैसे सिद्ध करूं। लोगों की नज़रों में तो मैं गलत सिद्ध हो गई कि भाई लोमड़ी इतनी उछली उसको अंगूर नहीं मिले, है ना। तो उसने एक तर्क दिया, क्या तर्क दिया, समझ गए तीनों शब्दों के अर्थ आप देखो इस एग्जाम्पल में समझ गए आप, है ना। कि लोमड़ी ने एक उपाय निकाला, उसने स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए उपाय दिया और एक तर्क दिया विद्यार्थियों, एक विचार प्रस्तुत किया। क्या कहा कि अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे ऐसे अंगूर नहीं खाने। तो यही क्या है विद्यार्थियों, यही तार्किकरण या इसको युक्तिकरण बोलते हैं कि जब व्यक्ति किसी कार्य में असफलता प्राप्त करता है तो वो क्या करता है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए सामने जो वस्तु होती है उसी में क्या दिखा देता है, खोट बता देता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास में उसके पास में मान लीजिए साइकिल है और उसके सारे जो रिलेटिव है या जान पहचान के लोग हैं उनके पास में स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, सबके पास में कोई ना कोई व्हीकल है, और वो उसे कहते हैं कि यार स्कूटर ले ले, मोटरसाइकिल ले ले। आज के टाइम में कहाँ साइकिल से पार पड़ती है, लेकिन उस व्यक्ति की इनकम इतनी नहीं है कि वो साइकिल मोटरसाइकिल चला सके, उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो अब इच्छा तो है उसकी लेने की मोटरसाइकिल, कि मैं भी मोटरसाइकिल चलाऊँ, मैं भी स्कूटर चलाऊँ, है ना, मैं भी जो है पेट्रोल वाली या कोई भी इस तरह की गाड़ी चलाऊँ, लेकिन क्या करे, पैसे नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, वो उस स्कूटर मोटरसाइकिल में ही खोट बता देगा, कोई ना कोई तो उपाय निकालेगा ना वो स्वयं को सिद्ध करने के लिए। तो वो क्या करेगा, तर्क देगा। कैसा तर्क देगा कि भैया ये जो स्कूटर मोटरसाइकिल आप लोग चलाते हो ना, अच्छी बात है चलाते हो आप, आपके पास है ये जब चला रहे हो आप, लेकिन ये चलाना सही नहीं है। एक तो इससे पर्यावरण का प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, इतना पर्यावरण प्रदूषण होता है ना, नुकसान पहुँचता है जलीय जीवों को, पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं उनको, और मनुष्यों को भी नुकसान पहुँचता है, फेफड़ों को नुकसान पहुँचता है। देखो ज्ञान दे रहा है वो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, तर्क दे रहा है, वो इस मामले में तर्क दे रहा है
कि उससे नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं स्कूटर मोटरसाइकिल चलाऊँगा तो मेरी एक्सरसाइज़ नहीं होएगी, मैं मोटा हो जाऊँगा। देखो आप कितने मोटे हो रखे हो, आपका पेट भरा रखा है, आपके शरीर पे मांस ही मांस चढ़ गया है। मैं देखो कितना स्लिम फिट हूँ, तो मेरी स्लिम फिट बॉडी का राज क्या है? मैं साइकिल चलाता हूँ, वर्जिश करता हूँ। तो अगर मैं स्कूटर ले लूँगा तो मेरी कसरत बंद हो जाएगी और मैं भी तुम्हारी तरह रोगों से ग्रस्त हो जाऊँगा। ये क्या दे दिया उस व्यक्ति ने? तर्क दे दिया है, उपाय निकाल लिया है, स्वयं को क्या कर दिया है? सही सिद्ध कर दिया है। तो इसी को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? तर्क संगतता, औचित्य स्थापन, या फिर आप इसको युक्तिकरण कह सकते हो। यानी कि उसने एक उपाय आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी अपने आप को क्या करना है? समायोजित करना है ना? समायोजन तो करना ही है, नहीं तो कुसमायोजन हो जाएगा उसका। तो अपने आप को उसने ये कहकर क्या कर लिया? समायोजित कर लिया। ठीक है? चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तार्किकता या इसका युक्तिकरण का मतलब। अब इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा आप। जब व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो पाती, जब व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वह सामने की वस्तु या सामने की व्यक्ति में खोट बताकर स्वयं को सही सिद्ध कर देता है, ठीक है ना? तो सही सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। सही सिद्ध नहीं करेगा तो फिर वो उसके मन में क्या तनाव हो जाएगा कि यार इन सब के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। तो वो स्वयं को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी को औचित्य स्थापन बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। एक तो अंगूर खट्टे वाला, अंगूर खट्टे हैं और नींबू कैसे हैं? नींबू मीठे हैं। ये लो, ठीक है ना? किसी व्यक्ति को क्या चाहिए? किसी व्यक्ति को नींबू चाहिए कि भाई मेरे को नींबू चाहिए क्योंकि मुझे आज कुछ, मेरे को नींबू की वो पीनी है, शिकंजी पीनी है, मेरे को गर्मी का टाइम है, मेरे को नींबू की आवश्यकता है। या फिर मेरे को घर में सलाद है तो सलाद के ऊपर नींबू निचोड़ के उसको सलाद को खाना है, प्याज टमाटर को। तो नींबू नहीं मिल रहे तो कह दिया छोड़ो मैं नींबू नहीं खाऊंगा, नींबू तो मीठे हैं, मीठा नहीं मेरे को तो खट्टा चाहिए, ऐसा बोल देगा व्यक्ति। और अंगूर क्या है? अंगूर खट्टे हो गए, क्यों? लोमड़ी को अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हो गए विद्यार्थियों। चलिए एक एग्जाम्पल और लिख लें आप। स्कूटर, या स्कूटर नहीं बाइक कर लो भाई, स्कूटर का कहाँ जमाना है। बाइक ना मिलने पर या लेने में असमर्थ होने पर, बाइक ना मिलने पर या लेने में असमर्थ होने पर व्यक्ति द्वारा यह कहना कि साइकिल से कसरत होती है, ऐसी कसरत, साइकिल से कसरत होती है, ऐसी कसरत बाइक से नहीं हो सकती, ये लो भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, साइकिल चलानी चाहिए, कसरत होती है। चलिए, तो ये आपके हो गई 10वीं जो विद्यार्थियों मनोरचना है, तार्किकरण, युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। अब चलते हैं आगे की तरफ। अपन लिख लिया होगा आपने इसको। हाँ, 10 अपनी हो चुकी है। अब पढ़ते हैं 11वीं मनोरचना। अपन पढ़ने जा रहे हैं 11वीं नंबर की मनोरचना। 11 नंबर की विद्यार्थियों जो मनोरचना है वो है आपके क्षतिपूर्ति। देखिए, क्षतिपूर्ति नाम से मालूम चल रहा है कि कोई ना कोई क्षति हुई है, उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। क्षति का मतलब कमी, कोई ना कोई कमी है, क्षति मतलब कमी, क्षति का मतलब क्या है? कमी है। और पूर्ति का मतलब पूरा करना, पूर्ति मतलब पूरा करना, यानी कि कोई ना कोई क्षति है व्यक्ति में, उस क्षति को कोई कमी है, उस कमी को क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति पूरा करेगा। यानी कि व्यक्ति की जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं,
उसको किसी वस्तु का या व्यक्ति का सहारा लेकर क्या कर देगा, वो पूरी कर देगा, उसे ही क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, क्षतिपूर्ति बोलते हैं। जैसे क्षतिपूर्ति का एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए कि कोई किसी की सौतेली माँ है। अब सौतेली माँ के प्रति तो वैसे ही क्या है कि धारणा बनी हुई रहती है, जैसे कि हर हर बहू की सास के प्रति धारणा बनी हुई होती है कि भई सास कभी माँ नहीं बन सकती, और सास की धारणा बनी होती है बहू के प्रति कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, है ना? इस तरह के विचार होते हैं। कुछ हमारे समाज के अंदर इस तरह के ये पद हैं सास के, बहू के, इस तरह के पद हैं ये, कि इनको जो है बहुत ही अलग तरीके से दिखाया है। हमारे जो टीवी सीरियल है, उन्होंने बहुत अलग तरह से पेश किया है और लोगों के मन में ज़हर भर दिया है एक तरह से। सास की एक अलग छवि बनाई है, शासन करने वाली सास है, घर की राजा है, मालकिन है, बहू को परेशान करती है, अत्याचार करती है। दूसरी तरफ बहू बहू को भी जो है कई तरह की मतलब इस तरह की बताई है, उसको बहू को भी गलत तरीके से प्रदर्शित किया है। उसके विचारों को जो है सास के प्रति गलत दिखाया गया है। वो उसे अपनी माँ का दर्जा नहीं देती है, बल्कि कहती है कि ये तो सास ही है, सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो ऐसी बातें हमारे टीवी सीरियल और फ़िल्मों में दिखाया गया है। हालाँकि होगा इतना समाज, हालाँकि टीवी और जो फ़िल्में हैं, वो एक तरह से हमारे समाज का आईना प्रस्तुत करते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन कहीं हद तक देखा जाए तो गलत भी चित्रण प्रस्तुत किया है टीवी सीरियल वगैरह ने, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मान लीजिए क्षतिपूर्ति के अंतर्गत यही है कि कोई ना कोई कमी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर, और किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी है तो उस कमी को पूरा कैसे करेगा? अब मैंने आपको सास वो एग्ज़ाम्पल दिया कि भई सास के अंदर कोई कमी है, मान लीजिए वो खड़ूस है, वो बहू से उसकी बनती नहीं है ना? उससे विचार मेल नहीं खाते हैं, या मान लीजिए बहू में कोई कमी है, या मान लीजिए बहू की आप ऐसे मान लीजिए कि बहू की हाइट कम है, उसकी लंबाई कम है बहू की, हैं? तो वो क्या करेगी? वो ऊँची एड़ी के सैंडल पहनेगी, ऊँची एड़ी के सैंडल पहन के चलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्षति को क्या कर रही है? पूरा कर रही है। यानी कि उसमें क्षति क्या है? उसमें कमी क्या है? भई उसकी हाइट कम है, लंबाई कम है। लंबाई कम से कुछ भी नहीं होता है ना? दिमाग कम नहीं होना चाहिए, दिमाग पूरा होना चाहिए, लंबाई कम चल जाएगी। हाइट कम से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षति क्या है उस लड़की में या उस लड़के में? लड़के को मान लो आप, लड़कियाँ नाराज़ हो जाएगी, कहेगी कि सर हमारे एग्ज़ाम्पल देते हो आप। कोई बात नहीं, कई लड़के भी होते हैं जिनकी हाइट कम होती है। तो वो भी क्या करते हैं कि जो जूते वगैरह या कोई चप्पल सैंडल लेके आते हैं, लड़कियाँ सैंडल लेके आती है, तो वो बड़ी हील की लेके आती है। अगर हाइट कम है तो थोड़ी ऊँची दिखने के लिए बड़ी हील की सैंडल लाएगी, और लड़के हैं तो वो भी, उनकी हाइट कम है तो वो भी क्या है, जूतों के शॉल देखेंगे भई, थोड़े ज़्यादा शॉल होने चाहिए। जैसे अपने हिंदी जो फ़िल्म है, सिनेमा है बॉलीवुड, उसमें भी कई ऐसे एक्टर हैं, फ़िल्म एक्टर जिनकी हाइट कम है। जिसमें अपन बात करें आमिर खान की, तो वो भी क्या है कि उस वो भी जूते जब पहनता है तो पीछे हील रखता है 4-4 इंच की, ताकि थोड़ी-सी हाइट जो है ज़्यादा दिखाई दे, है ना? तो ये क्या है? ये एक तरह क्षति है उस व्यक्ति की, उसके शरीर में कोई न कोई कमी है, उसको वो पूर्ति करने का प्रयास कर रहा है ताकि उसका समायोजन हो जाए, है ना? उसकी जो मन में इस तरह के कोई विचार ना आए कि मैं औरों से अलग हूँ, मैं ठिगना हूँ, मेरी हाइट कम है, या लड़की ऐसा ना सोचे, इसलिए वो अपनी क्षति को पूरा करेगी। कैसे करेगी? इन चीज़ों का सहारा लेकर, किसी वस्तु का सहारा लेकर के वो पूरा कर लेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? क्षतिपूर्ति बोलते हैं, है ना? जो छोटी लड़की कम हाइट की लड़की या लड़के के द्वारा ऊँची हील के सैंडल या जूते पहनकर अपने आप को क्या करना, अपने मानसिक रूप से अपने आप को संतुलित करना या संतुष्ट करना, या फिर कोई बदसूरत व्यक्ति है ना? दिखने में वो इतना सुंदर नहीं है, काला कुरूप है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत मधुर है, वो बोलता बहुत मीठा है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी क्षति की पूर्ति कर रहा है। इसको हम क्षतिपूर्ति बोलते हैं। चलिए, तो लिखते हैं इसके बारे में, समझ में आपके आ गया होगा क्षतिपूर्ति। हाँ, इसमें लिखेंगे आप कि एक किसी व्यक्ति के, इसमें लिखेंगे आप किसी व्यक्ति के भीतर कमी होना, व उस कमी को, किसी व्यक्ति के भीतर कमी होना व उस कमी को बाहरी वस्तुओं से कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से पूरी करना, ठीक है ना? वही क्या कहलाएगा? क्षतिपूर्ति कहलाएगा। नाम से मालूम चल रहा है कमी को पूरा करना। तो एग्जाम्पल में आप लिख लेना, किसी नाट्य, नाटा मतलब छोटा कह दो आप, नाट्य लड़के द्वारा
किसी नाटे लड़के द्वारा, भाई लड़कियों का एग्जाम्पल देते हैं, लड़कियां नाराज हो जाएगी कि सर सारे लड़कियों का एग्जाम्पल देते हो, तो मैंने कहा चलो इस बार लड़कों का एग्जाम्पल देते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किसी नाटे लड़के द्वारा अपने अपने जूतों में अपने जूतों में ऊंची ऊंची हील लगवाना। हील का मतलब एडी होता है, तो एडी के अंदर वो क्या लगवाएगा, शॉल लगवाएगा, हील लगवाएगा, ऊंची शॉल या शॉल लिख लो, चलो एक ही बात है, शॉल, ऊंची शॉल लगवाना। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक तरह से क्षतिपूर्ति होगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिख लें आप। किसी कुरूप व्यक्ति द्वारा किसी कुरूप व्यक्ति द्वारा, अब कुरूप व्यक्ति दिखने में तो कुरूप है, कोई भी व्यक्ति देखेगा, भाई आज हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो उसके बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं कि कोई व्यक्ति दिखने में कैसा है। अगर दिखने में अट्रैक्टिव है तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ये व्यक्ति अच्छा है। पर ऐसा नहीं होता है, किसी व्यक्ति को बाहरी रूप से देख करके हम उसके व्यवहार को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बाहर से दिखने में सुंदर हो कोई व्यक्ति, लेकिन उसके भीतर छल कपट भरा हुआ हो, है ना, उसके अंदर बड़ों के प्रति सम्मान का भाव न हो, अपमान का भाव हो, माता पिता का वो जो है अपमान करता हो, दुराचारी हो, चरित्र से वो गिरा हुआ व्यक्ति हो, अनैतिक व्यक्ति हो, ऐसा सब हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूला नहीं है कि किसी व्यक्ति को देख करके हम डिसाइड कर दें कि वो उस व्यक्ति का आचरण कैसा है। जब वो व्यक्ति व्यवहार करता है तब मालूम चलता है कि एक्चुअल में उसका आचरण कैसा है। तो व्यवहार को देख करके ही हमें परिणाम निकालना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति की वेशभूषा, उसकी हेयर स्टाइल या उसके चलने फिरने के तरीके से। ठीक है ना, व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। चलिए, तो किसी कुरूप व्यक्ति के द्वारा अपने मधुर स्वरों से सबको मंत्र मुग्ध कर लेना। कोई गायक है, मान लीजिए कुरूप है दिखने में, गायक तो वैसे ही बेचारे पर्दे के पीछे रहते हैं, तो कुरूप हो चाहे खूबसूरत हो पता ही नहीं चलता है। तो अब क्या है कि इस तरह के रियलिटी शो आने लगे हैं जब सिंगर वगैरह को, डांसर को लेके आते हैं, लेकिन गायक तो बेचारे सारे पर्दे के पीछे के कलाकार हैं, तो आगे तो कभी आते ही नहीं है। तो किसी कुरूप व्यक्ति के द्वारा अपने मधुर स्वरों से सबको मंत्र मुग्ध करना। ठीक है ना, तो जब मालूम चलेगा अरे इतना कुरूप व्यक्ति इतना मीठा गाता है, तो उसकी कुरूपता जो क्या होगी, वो क्या हुई जाती है, छिप जाएगी। ये जो उसका दोष है उसके शरीर का, वो खत्म हो जाएगा, और उसके मधुर संगीत या उसका जो गीत अच्छा गाता है वो, उसके गले की तारीफ होगी और लोग उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, क्षतिपूर्ति है। उसने एक क्षेत्र में उसकी कमी थी, दूसरे क्षेत्र में उसने क्या कर दिया, दूसरे क्षेत्र में उसने जो है अपनी इस कमी को पूरा कर दिया और अपने आप को क्या कर लिया, समायोजित कर लिया। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको आप 11 नंबर के पॉइंट को, 11 नंबर की जो मनोरचना है उसे लिख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं विद्यार्थियों, और अगली अपनी मनोरचना है जिसका नाम है प्रतिक्रिया निर्माण। सबसे पहले प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रतिक्रिया निर्माण का क्या मतलब है। प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब विद्यार्थियों की जो व्यक्ति का विचार या व्यवहार है उसके विपरीत व्यवहार को प्रकट करना प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। देखो नाम से मालूम चल रहा है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होती है, क्रिया के अपोजिट में जो क्रिया की जाए वो प्रतिक्रिया है। ठीक है ना, प्रतिक्रिया यानी क्रिया के अपोजिट में कोई क्रिया हो रही है वो प्रतिक्रिया है। जैसे मान लीजिए कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति है, हमेशा वो शांति रहता है, उसका व्यवहार शांत है, लेकिन अचानक से वो अगर उत्तेजित होकर के गाली गलौज करना शुरू कर दे तो ये प्रतिक्रिया है एक तरह की। या मान लीजिए कोई गाली गलौज करने वाला बहुत गुस्सेल स्वभाव का व्यक्ति है, हर समय उसके नाक पर गुस्सा चढ़ा हुआ रहता है, और वो व्यक्ति बिल्कुल साधु सन्यासी की तरह मीठा मीठा बोलने लग जाए, तो ये भी क्या कहलाएगी, प्रतिक्रिया निर्माण ही कहलाएगी। या मान लीजिए कोई सौतेली माँ है और उसकी सौतेली पुत्री है, उसके प्रति वो बहुत अच्छे प्रेम का प्रदर्शन करती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया निर्माण हो जाएगा। तो ये हमेशा तो क्या करती थी, हमेशा तो अपनी सौतेली पुत्री के साथ में मारपीट किया करती थी, उसे जो है बुरी नज़रों से देखा करती थी, है ना। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसके विचार बदल गए और अपनी पुत्री के प्रति, सौतेली पुत्री के प्रति सौतेली माँ ने एक अच्छी सोच रखनी शुरू कर दी, उसे मधुर बातें करने लग गई और उससे अपने आप को जो है जोड़ना उसने शुरू कर दिया। तो इसको प्रतिक्रिया निर्माण बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए प्रतिक्रिया निर्माण में और अगर बात करें विद्यार्थियों,
कि प्रतिक्रिया निर्माण में मान लीजिए किसी को पसंद आप नहीं करते हैं, किसी को आप पसंद नहीं करते हैं, जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, वो भी व्यक्ति आपसे बातचीत नहीं करता है। लेकिन कुछ फिर ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति ने अपने व्यवहार को चेंज कर लिया और वो आपसे बोलने लग गया, आपसे बातचीत करने लग गया, तो आपने भी सोचा कि यार ये ऐसा कैसे हुआ? इतने दिन तो ये मेरे से बोलता ही नहीं था और आज जो है इसका बिल्कुल ही व्यवहार चेंज हो गया है। तो वहाँ पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो प्रतिक्रिया निर्माण कर रहा है, यानी कि उसकी जो मूल भावनाएँ हैं, विचार है, उनसे विपरीत व्यवहार का क्या कर रहा है वो? प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है? चलिए लिखते हैं इसमें, मूल व्यवहार से हटकर लिखेंगे आप इसमें, मूल व्यवहार से हटकर विपरीत व्यवहार का प्रदर्शन। मूल व्यवहार से हटकर विपरीत व्यवहार का प्रदर्शन जो है विद्यार्थियों, वो क्या कहलाएगा? प्रतिक्रिया निर्माण कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे, सौतेली माँ का सौतेली माँ का पुत्री के प्रति अपार स्नेह प्रकट करना। अपार स्नेह प्रकट करना क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? सौतेली माँ का पुत्री के प्रति अपार स्नेह प्रकट करना क्या कहलाएगा? प्रतिक्रिया निर्माण कहलाएगा। किसी व्यक्ति का अधिक क्रोधी होना, परंतु आपसे किसी व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधी होना, परंतु आपसे जब वो बात कर रहा है तो बिल्कुल नरम स्वभाव से बात कर रहा है। तो किसी व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधी होना, परंतु आपसे विनम्रता पूर्वक बात करना, विनम्रता पूर्वक बात करना, ये लो। ठीक है ना? तो ये क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? प्रतिक्रिया निर्माण नामक मनोरचना कहलाएगी। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, 12 मनोरचनाएं अपनी हो चुकी है। 4 अपन पहले कर चुके हैं प्रत्यक्ष वाली, ये अप्रत्यक्ष वाली 12 होगी, यानी कि 12 और 4 कितनी हो गई? 12 और 4 16 मनोरचनाएं विद्यार्थियों अपन कर चुके हैं वैसे देखा जाए तो। और अब अपन अंतिम तौर पर देखते हैं, अंतिम तौर पर जो है विद्यार्थियों अपन मनोरचना देखते हैं, जो कि मनोरचना आक्रामक प्रकार की कहलाती है। आक्रामक पद्धति आप इसको कह सकते हो, आक्रामक पद्धति। अपन मनोरचना पढ़ रहे हैं, अपन जो है समायोजन की विद्यार्थियों पद्धतियां पढ़ रहे हैं, अपन मेथड पढ़ रहे हैं, समायोजन के एडजस्टमेंट के मेथड अपन पढ़ रहे हैं। और इन्हीं मेथड्स के अंदर एक मेथड है जो है आक्रामक, अग्रेसिव मेथड इसको बोलते हैं, आक्रामक पद्धति अपन बोलते हैं। आक्रामक पद्धति जो होती है विद्यार्थियों 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रत्यक्ष आक्रामक, लिखेंगे आप मेरे साथ, एक तो होती है प्रत्यक्ष आक्रामक और एक होती है विद्यार्थियों अप्रत्यक्ष आक्रामक। ठीक है ना? 2 प्रकार की मनोरचनाएं होती है ये, जिसमें एक होगी प्रत्यक्ष आक्रामक, दूसरी होगी अप्रत्यक्ष आक्रामक। अब चलिए दोनों की अपन बात करते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आक्रामक क्या होता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आप डाल देंगे हेडिंग प्रत्यक्ष आक्रामक पद्धति। देखिए प्रत्यक्ष आक्रामक, आक्रामक का मतलब है कि जब आप कोई क्रोधवश आकर के अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं तो वो आक्रामक व्यवहार होता है ना? जैसे आपने कोई चीज़ फेंक दी किसी के ऊपर, किसी को मारने का प्रयास किया, तो वो क्या है? वो आपका आक्रामक प्रयास है, आपका आक्रामक व्यवहार है वो। ठीक है ना? तो इसमें समायोजन के अंदर भी विद्यार्थियों आक्रामक पद्धति अपन पढ़ रहे हैं। इसमें पहली है प्रत्यक्ष आक्रामक, यानी कि ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आक्रामक विचार अपनाता है और आक्रामक विचार अपनाकर उन उन विचारों को वो शरीर के माध्यम से प्रकट कर सकता है। ठीक है ना? या बोल कर प्रकट कर सकता है। और ऐसे विचार जब व्यक्ति प्रकट करता है तो उसके पीछे उसका कारण क्या होता है? अपने आप को समायोजित करना होता है, अपने आप को संतुष्टि प्राप्त करना होता है। ठीक है ना? समायोजन का मतलब यही है कि आप संतुष्टि प्राप्त करें, कुछ ऐसा कार्य करें विचारों से, अपने शारीरिक कार्य को ऐसा करें जिससे आपको संतुष्टि मिले, आपकी इच्छाएं जो पूर्ति हो जाए, आप अपने आप को जो है अनुकूलित कर लें वातावरण के साथ में। तो यहाँ पर भी जो प्रत्यक्ष आक्रामक पद्धति है, इसमें एक व्यक्ति क्या करेगा? प्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे कार्य करेगा
जिससे वो अपने आप को क्या कर लेता है, संतुष्ट कर लेता है। अब इसमें देखिए आप, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे झगड़ रहे हैं, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक बच्चे ने दूसरे वाले के चाँटा मार दिया खींच करके, चाँटा मार दिया दूसरे वाले के। अब दूसरे वाले को बड़ा गुस्सा आया, उसने सोचा यार अपनी तो बेइज़्ज़ती हो गई, सारे लोग इतने इतने सारे दोस्त मेरे देख रहे हैं, तो मेरी तो इंसल्ट हो गई, मैं तो अब कैसे जीऊँगा, ज़िंदगी खराब हो गई मेरी तो। तो वहाँ वो क्या करेगा, वो हाथों-हाथ ही उसके चाँटा लगा देगा। पहले वाले ने दूसरे वाले को चाँटा लगाया, दूसरे वाले ने वापस पहले वाले को चाँटा लगा दिया। तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष आक्रामक पद्धति है, यानी उसने अपने आप को समायोजित करने के लिए कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, मेरे साथी क्या सोचेंगे, इसलिए उसने हाथों-हाथ ही प्रत्यक्ष रूप से क्या दे दिया, प्रत्युत्तर दे दिया, और किस प्रकार से दिया है, आक्रामक रूप से अपना उत्तर दिया है। तो ये क्या कहलाएगी विद्यार्थियों? समायोजन की युक्ति कौन-सी कहलाएगी? प्रत्यक्ष आक्रामक पद्धति कहलाएगी। तो इसमें लिख लो आप, जब व्यक्ति जब व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जब व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कोई शारीरिक क्रियाकलाप द्वारा शारीरिक क्रियाकलाप द्वारा अपने अ, अपने आप को समायोजित करने हेतु अपने आप को समायोजित करने हेतु आक्रामक रूप अपनाए आक्रामक रूप अपनाए तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष आक्रामक पद्धति कहलाती है। एग्जाम्पल लिखेंगे, बच्चों की लड़ाई में, ऐसे लिखो आप, बच्चों की बच्चों की लड़ाई में एक के द्वारा चांटा मारने पर एक के द्वारा चांटा मारने पर दूसरे बालक द्वारा दूसरे बालक द्वारा भी दूसरे बालक द्वारा भी चांटा मारना। ये लो, इस तरह से क्या किया, इस पहले वाले ने चांटा मारा तो दूसरे वाले ने भी अपना हाथ उठा दिया और अपने आप की अपनी इच्छा जो थी उसको क्या कर दी विद्यार्थियों, पूरी कर ली। तो ये है प्रत्यक्ष आक्रामक पद्धति। चलिए दूसरे नंबर की देखते हैं, और दूसरे नंबर की है अप्रत्यक्ष पद्धति। अप्रत्यक्ष, देखो जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि अप्रत्यक्ष यानी दिखाई नहीं देगी, ऐसी पद्धति है। यानी कि व्यक्ति अपने विचारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, बल्कि किसी दूसरी चीज के ऊपर प्रकट कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सास बहू का झगड़ा हो गया, या फिर मान लीजिए कि बॉस ऑफिस के अंदर किसी व्यक्ति के बॉस ने उसे डांट दिया, काम को लेकर डांट दिया, बॉस से हो जाती है कई बार अनबन हो जाती है, सुनना पड़ता है। तो बॉस के सामने तो व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जैसे ही बाहर निकलेगा तो बाहर कोई कुत्ता या कोई इस तरह का जानवर बैठा है, तो उसके ऊपर क्या कर देगा, उसके ऊपर हमला कर देगा, उसको उसको मारने का प्रयास करेगा, है ना, उसे चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा, यानी कि अपना जो गुस्सा है उसको अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर प्रकट कर देगा। तो वही क्या है विद्यार्थियों, वही आक्रामक पद्धति के अंतर्गत आएगा और अप्रत्यक्ष पद्धति में वो आएगा। ठीक है, तो चलो इसमें लिख लेते हैं, फटाफट से क्लास को एंड करते हैं। जब व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से, लिखेंगे आप, जब व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को संतुष्ट अपने आप को संतुष्ट करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को संतुष्ट करने हेतु अपने विचारों को किसी दूसरे पर किसी और जगह आरोपित करता है, किसी और जगह आरोपित करता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल लिख लेना जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि बॉस की डांट सुनकर व्यक्ति के द्वारा बॉस को कुछ ना कहना और बाहर आकर के बाहर गली में या रोड पर कुत्ते को मारना। तो ये क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष जो है विद्यार्थियों पद्धति कहलाएगी, आक्रामक पद्धति के अंतर्गत ये आती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये मनोरचनाएं थी, मनोविज्ञान के अंतर्गत समायोजन की जो रचनाएं थी, मनोरचनाएं थी, जो पद्धतियां थी, विधियां थी,
इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आई है। लगभग सारी जो पद्धतियाँ थी वो मैंने आपको करवा दी है। तो ये हमारा टॉपिक जो है विद्यार्थियों पूरा हो चुका है। अब जो अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कुसमायोजन रहेगा, क्योंकि समायोजन तो हमने पढ़ लिया है। अब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की भौतिक इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती, तो व्यक्ति जो है उसके सामने तनाव की स्थिति हो जाती है, द्वंद की स्थिति हो जाती है उसके सामने। तो उससे वो कैसे निपटता है और वो क्या-क्या परेशानियाँ हैं जो उसके सामने आती है, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे। यानी कि कुसमायोजन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। नमस्कार।